Starting with chapter number 8 का यूनिट नंबर 2 दैट इज कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई होता क्या है बेटा? जितना भी टोटल स्टॉक ऑफ मनी है अवेलेबल विथ पीपल ऑफ द कंट्री एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विथ पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे बोला जाता है मनी सप्लाई। क्योंकि हम पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है, लेकिन वहीं अपन चेंज इन मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं तो हम पीरियड ऑफ टाइम कवर करेंगे एंड दैट इज व्हाई इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल विद पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? स्टॉक। लेकिन चेंज इन मनी सप्लाई कैसा कॉन्सेप्ट हो गया? इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे पब्लिक का मतलब होता क्या है? सारी इकोनॉमिक यूनिट्स, हाउस होल्ड, फर्म्स, इंस्टीट्यूशन सब इसमें कवर्ड है, लेकिन किसको छोड़ के? गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम। गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम को हमने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि यही तो है सप्लायर्स ऑफ मनी। फाइनेंस मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट हमको सारे कॉइन्स और 1 रुपए के नोट देती है, और वहीं आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ ऑल द नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन। तो ये इन दोनों को छोड़ के जितना भी पैसा बाकी इंस्टीट्यूशंस, फर्म्स, हाउस होल्ड्स के पास है वो सब कहलाएगा पब्लिक के हाथ का पैसा। अब पब्लिक इंक्लूड्स ऑल लोकल अथॉरिटीज। ना माइंड इट है ना, यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है? इट इंक्लूड्स ऑल लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज को इंक्लूड करता है। एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, फिर नॉन डिपार्टमेंटल पीएसयूज, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड गवर्नमेंट्स। आईएमएफ के पास जो डिपॉजिट्स पड़े हैं, आईएमएफ के जो डिपॉजिट्स पड़े हैं विथ आरबीआई, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होने वाली है? कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। तो पब्लिक में क्या क्या इंक्लूड हो गया है वापस से? लोकल अथॉरिटीज, एनबीएफसीज, नॉन डिपार्टमेंटल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, देन फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। बेटा खुद का सेंट्रल बैंक और खुद के गवर्नमेंट का पैसे तो ये भी इंक्लूड नहीं होने वाला है। एंड देन आईएमएफ के जो भी डिपॉजिट रखे जाते हैं विद आरबीआई वो सब भी ऐड होने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट दैट इज रैशनल ऑफ मेजरिंग मनी सप्लाई। क्यों ही निकालना है हमको मनी सप्लाई? तुमको पता है यार किसी भी इकोनॉमी में कितना पैसा अवेलेबल है हम जैसे लोगों के हाथ में, उससे बेसिकली डिसाइड होता है कि प्राइस, मतलब कितना डिमांड रहेगा इन द इकोनॉमी, और डिमांड कितना रहेगा उसके बेसिस पे डिसाइड होगी प्राइसेस। तो अगर प्राइस स्टेबिलिटी लेकर आनी है तो आपको मनी सप्लाई का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, लोगों के हाथ में कितना पैसा है। एंड ऑल्सो इट हेल्प्स इन असेसिंग मॉनेटरी ग्रोथ। ग्रोथ पता करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ मनी सप्लाई? एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला हाई पावर्ड मनी इशू करने वाला है आरबीआई। हाई पावर्ड मनी को ही क्या बोला जाता है? फियाट मनी, जो लीगल टेंडर के थ्रू इशू होता है। याद है स्टार्टिंग में ही पढ़ा था अपन ने ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। फियाट मनी मतलब दैट इज इशूड बाय ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। तो जो भी पैसा ये लोग इशू करते हैं उसे बोला जाएगा फियाट मनी। अब जो कमर्शियल बैंक्स है, कमर्शियल बैंक्स, अगर आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्ट्री मेनली कॉइन और नोट इशू करने का काम करती है, कमर्शियल बैंक्स का क्या काम है? कमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं कौन सा मनी? दैट इज क्रेडिट मनी। कौन सा मनी इशू कर रहे हैं? क्रेडिट मनी। लोन बांट बांट के, छोटे से डिपॉजिट के बदले में जो मल्टीपल टाइम्स बैंक्स लोन बांट के बैठते हैं उसे बोला जाता है क्या? क्रेडिट मनी। अब ये सब किया जाता है बेटा मिनिमम रिजर्व सिस्टम के तहत। पहले हमारी कंट्री में ऐसा होता था जितने नोट छपेंगे उसके बदले का आपको गोल्ड का बैकिंग करना पड़ता था, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टू बैक ईच एंड एवरी करेंसी प्रिंटेड विथ गोल्ड। आपको एक मिनिमम गोल्ड का रिजर्व रखना है, उसके बाद आप जितना चाहो उतना प्रिंट कर सकते हो। लेकिन आरबीआई जरूरत से ज्यादा मनी सप्लाई क्यों नहीं बढ़ाती? क्योंकि अगर बहुत ज्यादा मनी सप्लाई हो जाएगा तो इट विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, महंगाई बढ़ेगी। सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक फॉर डिजिटल करेंसीज आया है, ठीक है, रिसेंट में। देन आरबीआई के एक ऑर्डर 2018 के ऑर्डर के तहत बैन किया गया है। किससे बैन किया गया है? क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया गया है। 2018 के ऑर्डर के तहत क्रिप्टो हैज बीन बैन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। ना लिसन, मनी सप्लाई का फंडा तो क्लियर है, कितना नोट छापा जा रहा है और इशू किया जा रहा है टू पब्लिक इन द इकोनॉमी। अब अगर मैं तुमको बोलूं कि हाउ इज इट मेजर्ड, तो जुलाई 1935 से आरबीआई कंपाइल कर रही है और असेंबल कर रही है मॉनेटरी डेटा, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स।
और 1967-68 तक वो पब्लिश किया करती थी नैरो मनी मेजर, दैट इज M1। कौन सा मनी मेजर पब्लिश होता था? M1। लेकिन 67-68 के बाद एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज वर पब्लिश, M3 भी पब्लिश होने लग गया था। 77 ऑनवर्ड्स आरबीआई 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई पब्लिश करती है एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंड वर्किंग ग्रुप। और वो 4 मॉनेटरी मेजर्स क्या हैं? M1, M2, M3, M4। M1 का फॉर्मूला तुम्हें पता है, C प्लस डी प्लस ओडी, ठीक है। C का मतलब क्या है? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। फिर DD का मतलब क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ पब्लिक विथ कमर्शियल बैंक। और ओडी का मतलब क्या है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, जो आरबीआई के पास पड़े हुए हैं। ये तीनों चीजें ऐड करके क्या निकाला जाता है? M1। नाउ रिमेंबर, डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे सारे डिपॉजिट्स जो हमारे डिपॉजिट्स है और बैंक के पास पड़े हुए हैं, वो हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, दैट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड एंड दैट इज व्हाई इट इज एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। दैट इज बेसिकली द मनी अवेलेबल विद पब्लिक। ओके। अदर डिपॉजिट्स में आरबीआई के ढेर सारे डिपॉजिट्स आते हैं। अब M2 में M1 तो पूरा पूरा है और उसके अलावा क्या ऐड कर देते हैं? पोस्ट ऑफिस के सेविंग खाते का बैलेंस, ठीक है, सबका। M3 में M1 तो पूरा पूरा है और ऐड किया जाता है टाइम डिपॉजिट यानी कि FD, जो आपकी बैंक्स के पास पड़ी हुई है। FD यानी फिक्स डिपॉजिट। और M4 में M3 पूरा पूरा उठा लिया, सबसे ब्रॉडेस्ट मेजर है M4। M3 पूरा पूरा ले लिया यानी कि CDD OD और टाइम डिपॉजिट सब आ गए। और उसके बाद सारे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स को ले लिया है, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। NSC का मतलब होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसको एक्सक्लूड क्यों किया गया है? क्योंकि बेटा NSC जो होता है ना, NSC वो बेसिकली एक सेविंग स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट आपसे पैसे लेगी और उसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप इसमें जब मन चाहे तब पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। तो दैट इज नॉट आइडियली काउंटेड इन मनी सप्लाई, क्योंकि ये पैसा हमारे पास यूज के लिए अवेलेबल नहीं है। ओके। So these are the four measures: M1, M2, M3, M4. Now, coming on to the concept of money supply, how to determine money supply. Now, there are three things basically we need to consider. That is determination by, sorry, two things. एक तो है determination by central bank, जो अभी तुमको पता है ना, M1, M2, M3, M4, ये सेंट्रल बैंक कैलकुलेट करके आपको बता देती है। और दूसरा तरीका होता है मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच कैसे कैलकुलेट करती है कि कितना मनी सप्लाई है? इट कैलकुलेट्स इट बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। किसके बेसिस पे? चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नाउ इट इज डिसाइडेड बाय द बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। बेटा ये जो मनी मल्टीप्लायर अप्रोच है ना, उसमें तीन लोगों के बिहेवियर को देखा जाता है। क्या? सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक एंड बिहेवियर ऑफ पब्लिक। दो तरह से डिसाइड होता है, या तो आरबीआई हमको कैलकुलेट करके दे दे जो M1, M2, M3, M4 है, या फिर हम निकाले ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसे बोला जाता है मनी मल्टीप्लायर का अप्रोच। अब M यहाँ पे है मनी सप्लाई, कैपिटल M होता है मनी सप्लाई, स्मॉल m होता है मनी मल्टीप्लायर, तो MB क्या होता है? MB को ही मॉनेटरी बेस बोला जाता है। यही होता है हाई पावर्ड मनी और यही होता है फियाट मनी। सब पर्यायवाची है। ऐसा पैसा जो बेसिकली आरबीआई इशू कर रहा है उसे बोला जाता है फियाट मनी, हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, MB। ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, तुमको समझना ये है कि यार फॉर्मूला के हिसाब से जितना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू या फिर हाई पावर्ड मनी का वैल्यू, उतना ज्यादा मनी सप्लाई। अब सबसे पहले चीज पे आ जाते हैं मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। द फर्स्ट थिंग हियर इज मनी मल्टीप्लायर अप्रोच। मनी मल्टीप्लायर अप्रोच में पहली चीज पे आते हैं क्या? एक तो किसने दी है ये? मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वेर्स इन 1963।
मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वाड्स ने दी है इन 1963। अब ये तीन डिटर्मिनेंट्स लेता है। सबसे पहला है हाई पावर्ड मनी। बेटा, सेंट्रल बैंक का बिहेवियर डिसाइड होता है बाय हाई पावर्ड मनी। तुमको पता है ना, ये वो पैसा है जो इशू किया है किसने? आरबीआई ने। तो अगर आरबीआई ज्यादा मनी इशू करेगा इन द इकोनॉमी, हाई पावर्ड मनी, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव रिलेशन विद मनी सप्लाई। तो यार, सबसे पहला बिहेवियर देखा जाएगा सेंट्रल बैंक का। दूसरा है रेशियो ऑफ रिजर्व्स टू डिपॉजिट्स। रिजर्व रेशियो जिसे बोला जाता है, ठीक है। रेशियो ऑफ रिजर्व टू डिपॉजिट यानी आपके टोटल डिपॉजिट जितने भी आते हैं किसी भी बैंक के पास, किसी भी बैंक के पास, उसका कितना परसेंटेज वो रिजर्व के फॉर्म में रखती है, वो बोला जाता है रेशियो ऑफ रिजर्व टू द टोटल डिपॉजिट्स। अब यार, जितना ज्यादा बैंक रिजर्व रखेगी उतना मनी सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा वो खुद के पास भर भर के रख लेती है, उतना पैसे का वो लोन नहीं बांट रही है, और लोन नहीं बट रहा है तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई हो रहा है कम। ये रेशियो निकलता है बाय आर डिवाइडेड बाय डी, और इसको सिंबॉलिकली लिखा जाता है एज स्मॉल आर। ठीक है। स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय डी। तो आर इज रिजर्व्स एंड डी इज डिपॉजिट्स, और स्मॉल आर इज दैट रेशियो ऑफ रिजर्व्स। और तीसरा है बिहेवियर ऑफ पब्लिक। बेटा, सेंट्रल बैंक का बिहेवियर हो गया, कमर्शियल बैंक नंबर 2 में हमने देखा, और उसके बाद आ जाता है पब्लिक के बिहेवियर पे। रेशियो ऑफ करेंसी टू डिपॉजिट जिसे बोला जाता है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। सिंबल होता है इसका स्मॉल सी। फॉर्मूला होता है टोटल कैश डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट्स। एज इंडिविजुअल्स, तुम्हारी मेरी कैसी आदत है, मतलब देखो यार, अलग अलग टाइप के रिजर्व चलते रहते हैं ना। तो अगर बैंक की आदत है कि वो ज्यादा रिजर्व मेंटेन करती है, या आरबीआई की रिक्वायरमेंट है कि वो ज्यादा रिजर्व मेंटेन करेगा, तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हायर इज द रिजर्व, लोअर विल बी द मनी सप्लाई। ओके। सेम थिंग अप्लाइज विद पीपल ऑल्सो। अगर पब्लिक की आदत है कि यार वो ज्यादा पैसा किस फॉर्म में रखते हैं, अगर वो कैश फॉर्म में खुद के पास घरों में रख लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज्यादा है। और अगर करेंसी डिपॉजिट रेशियो ज्यादा होगा, तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाएगा कम। और तीसरा बिहेवियर सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। जितना ज्यादा हाई पावर मनी को इश्यू करेंगे, मतलब जितना ज्यादा मनी छापेगा सेंट्रल बैंक इन द इकोनॉमी, उतना मनी सप्लाई बढ़ते जाएगा। सबसे पहले आते हैं बिहेवियर ऑफ सेंट्रल बैंक पे, जो मैंने अभी डिटेल में बताया। हायर, इट्स डिटरमिन्ड बाय हाई पावर्ड मनी, और देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन व्हाट, हाई पावर्ड मनी विद सप्लाई ऑफ मनी। दूसरे पे आते हैं बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में दो तरह के रिजर्व्स की बात होती है। कौन से हैं वो दो टाइप के रिजर्व्स? एक तो है रिजर्व रेशियो और दूसरा है एक्सेस रिजर्व रेशियो। मतलब ये जो रिजर्व रेशियो है ना, ये तो इनको आरबीआई के हिसाब से रखना पड़ता है। कितना कैश या कितना रिजर्व आपको आरबीआई बोल रहा है कि भैया जितना डिपॉजिट तुम्हारे पास आया ना, उसका एक हिस्सा तुम हमारे पास रख दो, या खुद के पास रखो इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व। इसे बोलते हैं मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट ऑफ आरबीआई। ठीक है। तो जितना ज्यादा आरबीआई रिजर्व फॉर्म में खुद के पास, या बैंक को मजबूर करेगा कि उसे खुद के पास रखना है या आरबीआई के पास रखना है, तो ऐसी सिचुएशन में मनी सप्लाई उतना कम हो जाएगा। इनवर्स रिलेशन होता है इसका विद मनी सप्लाई। एंड सेकेंडली क्या? रेशियो ऑफ कैश रिजर्व टू डिपॉजिट्स। कितना कैश रिजर्व रखते हो आप इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट्स? एम आई क्लियर? सेकेंड चीज पे आ जाता है एक्सेस रिजर्व रेशियो। एक तो है आरबीआई की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब बैंक खुद भी अपने पास जितना आरबीआई ने बोला है, हो सकता है उससे ज्यादा रिजर्व रखे, उससे ज्यादा कैश रखे, क्योंकि उसको भी तो अपने डिपॉजिटर को पैसा वापस करना है। और अगर वो ऐसा करता है, तो उसे बोला जाएगा एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व रेशियो कैसे निकलता है? स्मॉल इज इक्वल टू एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। ओके। इसका भी उल्टा रिलेशन होगा विद मनी सप्लाई। जितना ज्यादा बैंक खुद के पास एक्सेस रिजर्व रख रहा है, उतना वो लोन कम बांट रहा है, और लोन कम बांट रहे हैं तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई कम। एक्सेस रिजर्व हैव अ नेगेटिव रिलेशन विद मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट में जितना अच्छा इंटरेस्ट रेट होगा ना, एक्सेस रिजर्व उतने कम होंगे। क्यों? क्योंकि यार, बैंक को फायदा हो रहा है आरबीआई के साथ पैसा जमा करने में या फिर लोन बांटने में, क्योंकि उससे ज्यादा इंटरेस्ट की कमाई हो रही है। ओके। और जितना ज्यादा डिपॉजिटर्स बार बार पैसे मांगने आ जाते हैं, उतना एक्सेस रिजर्व बढ़ेगा। अगर तुम्हारे डिपॉजिटर ऐसे है, बैंक के मैनेजर को लग रहा है कभी भी हमसे पैसा मांगने वापस आ जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में उतना ज्यादा तुमको एक्सेस रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, और एक्सेस रिजर्व रेशियोज बढ़ेंगे।
कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज बिहेवियर ऑफ पब्लिक। तीसरा और आखिरी बिहेवियर होता है मनी मल्टीप्लायर डिसाइड करने में, दैट इज बिहेवियर ऑफ पब्लिक। अब पब्लिक का बिहेवियर इज गवर्न बाय सी, करेंसी डिपॉजिट रेशियो। किससे गवर्न होता है? करेंसी डिपॉजिट रेशियो। फॉर्मूला होता है क्या? कितना करेंसी आप, जितना भी मैं कमाती हूँ उसका कितना परसेंट मैं कैश फॉर्म में रखती हूँ और कितना मैं बैंक में जमा कर देती हूँ। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है बेटा, उसकी सेविंग हैबिट्स के हिसाब से। कैश इन हैंड डिवाइडेड बाय डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक। जितना ज्यादा मैं कैश रखूंगी उतना दिक्कत है इकोनॉमी के लिए। तो क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में लोन नहीं बढ़ पाएंगे आसानी से अगर मेरे जैसे लोग या तुम्हारे जैसे लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं बैंक में। तो इनवर्स रिलेशन होता है विद मनी सप्लाई। लेकिन टीडी अपॉन डीडी रेशियो इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ चुका है। टाइम डिपॉजिट डिवाइडेड बाय डिमांड डिपॉजिट रेशियो। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि उतना फ्री रिजर्व पड़ा है बैंकों के पास। जितना फिक्स डिपॉजिट में पैसा है उतना इजीली लोन बढ़ पाएगा, और इसके वजह से मनी सप्लाई पे क्या असर पड़ेगा? पॉजिटिव। मनी सप्लाई बढ़ेगा। ठीक है। कमिंग ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ मनी सप्लाई। अब मनी सप्लाई कैसे कैलकुलेट होता है? मनी सप्लाई निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लायर का फॉर्मूला देखते हैं। स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला, अगर मेरे को मनी मल्टीप्लायर अप्रोच से निकालना है ना मनी सप्लाई, तो पहले मेरे को मल्टीप्लायर का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। 1 + सी यानी क्या? करेंसी डिपॉजिट रेशियो डिवाइडेड बाय R + E + C। तो आर का मतलब तो रिजर्व रेशियो है, आर डिवाइडेड बाय डी मतलब टोटल रिजर्व डिवाइडेड बाय डी। फिर ई का मतलब है एक्सेस रेशियो, एक्सेस रिजर्व रेशियो, एक्सेस रिजर्व डिवाइडेड बाय डिपॉजिट्स। और सी का मतलब फिर से है करेंसी डिपॉजिट रेशियो। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। अब मनी सप्लाई, कैपिटल एम मतलब मनी सप्लाई। हाउ डू यू कैलकुलेट मनी सप्लाई? स्मॉल एम यानी मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई किया जाता है विथ व्हाट? एच। एच यानी क्या होता है? हाई पावर्ड मनी। क्या होता है एच? हाई पावर्ड मनी, जो सेंट्रल बैंक इश्यू कर रहा है इन द इकोनॉमी। अब चेंज इन मनी सप्लाई कैसे निकालते हो? मनी सप्लाई इज मनी मल्टीप्लायर मल्टीप्लाइड बाय मॉनेटरी बेस। चेंज इन मनी सप्लाई निकालने का एक और फॉर्मूला है चेंज इन रिजर्व। जितना चेंज इन रिजर्व है, कैश रिजर्व, उसको डिवाइड किया जाता है विथ रिजर्व रिक्वायरमेंट। तो उससे अपने को पता लग जाता है कि मनी सप्लाई कितने से चेंज हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, कैन द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर बी जीरो? द आंसर टू इट इज यस। मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कब जीरो हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है when the banks prefer to hold newly injected reserves, excess reserves with no risk। मतलब जब भी बैंक ऐसा करते हैं कि जो भी पैसा इनके पास आ रहा है, जो भी कैश इनके पास आ रहा है, वो इसे एक्सेस रिजर्व्स के तौर पे रख देते हैं, रिजर्व्स के तौर पे रख देते हैं, और इससे कोई भी लोन बांटा नहीं जाता। तो ऐसी सिचुएशन में मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू वन सॉरी जीरो हो सकता है, क्योंकि कोई भी मनी क्रिएट नहीं हो रहा है इन द इकोनॉमी। इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन मनी सप्लाई। देखो यार, गवर्नमेंट भी उधार लेती है फ्रॉम आरबीआई, और जो 3 महीने का उधार लेती है स्टेट गवर्नमेंट, उसे बोला जाता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ओके, ये आ चुका है ऑलरेडी। अब वेज एंड मीन्स एडवांस अगर गवर्नमेंट ने उधार लेकर रखा है तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई बढ़ेगा इन द ओवरऑल इकोनॉमी। ठीक है। तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज मनी सप्लाई, दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट। अब आ जाते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर वर्सेस डिपॉजिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर वर्सेस मनी मल्टीप्लायर। Now listen, credit multiplier जो तुम क्लास 12 में पढ़े थे, that is a different funda, and money multiplier is a broader concept I say। क्योंकि मनी मल्टीप्लायर निकालने में आपने 3 चीजों को कंसिडर किया। क्या? एक तो है आरबीआई की रिजर्व रिक्वायरमेंट, एक्सेस रिजर्व मतलब बिहेवियर ऑफ कमर्शियल बैंक्स की, वो कितना एक्सेस रिजर्व मेंटेन करती है, और करेंसी डिपॉजिट रेशियो। और उसमें आपने मल्टीप्लाई किया है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी यानी क्या? सेंट्रल बैंक का बिहेवियर। How behavior of banks, central bank and public is getting affected। लेकिन जब तुमने क्लास 12 में क्रेडिट मल्टीप्लायर का फंडा पढ़ा था, तो इट वाज ओनली वन डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट, वन डिवाइडेड बाय रिजर्व रिक्वायरमेंट। वहां पे केवल स्मॉल आर कंसिडर कर रहे हैं, मतलब ऐसा रिजर्व दैट इज रिक्वायर्ड बाय होम? आरबीआई। केवल सेंट्रल बैंक का बिहेवियर कंसिडर किया जा रहा है। वो ऐसा मान रहे हैं कि बैंक कोई एक्सेस रिजर्व रखेगा ही नहीं। वो ऐसा मान रहे हैं कि हम सारा पैसा बैंक में जमा कर देंगे, हम कैश फॉर्म में अपने पास कुछ रखेंगे ही नहीं।
तो ये अजम्पशन अपने आप में गलत हो जाता है, एंड इसीलिए मनी मल्टीप्लायर इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट देन क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो क्रेडिट मल्टीप्लायर इज सिंपल, वन डिवाइडेड बाय रिजर्व रेशियो। क्रेडिट मल्टीप्लायर इज अ नैरो कंसेप्ट बिकॉज, क्यों पहला पॉइंट देके रखा है, बैंक्स डू नॉट होल्ड all their money, but sorry, lend all their money, but maintain reserves above minimum reserve. Excess reserve भी रखते हैं banks. And दूसरा point देके रखा है, all borrowers do not spend all money they have borrowed, rather convert some part into cash. ठीक है, वो लोग सारा का सारा पैसा इधर उधर नहीं करते, कैश फॉर्म में कुछ पैसा रखते हैं, तो आपको वो भी कंसिडर करना पड़ता है। एंड दैट इज व्हाई मनी मल्टीप्लायर इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन क्रेडिट मल्टीप्लायर। इसके साथ ये पर्टिकुलर यूनिट होती है खत्म।